हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का पार्ट 1 या पेपर 1, जिसमें एमपी जीके है हमारा सब्जेक्ट। एमपी जीके में हम देखेंगे एमपी के साहित्यकार क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी एग्जाम्स हैं जैसे पीएससी का प्री हो गया, एमपीपीएससी का, तो उसमें एमपी जीके इतना डीप में नहीं आता। लेकिन उसके अलावा जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें एमपी एक अलग पेपर के रूप में होता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें एमपी अलग से है, उसमें एमपी थोड़ा डीप में वो पूछते हैं। तो हम एमपी के साहित्यकार देख रहे हैं। एमपी के साहित्यकार में सबसे पहले देखेंगे एमपी के लोक साहित्यकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें हमें ज्यादा साहित्यकार नहीं पढ़ना है। लोक साहित्यकार में सिर्फ हम 3 से 4 साहित्यकार पढ़ेंगे। लेकिन 3 से 4 साहित्यकार जब हम पढ़ेंगे तो हम इनकी जन्म तिथि भी याद रखेंगे और जन्म स्थान भी याद रखने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए क्योंकि इसमें वो ज्यादा क्या ही पूछेगा, या तो जन्म तिथि पूछेगा, जन्म स्थान पूछ सकता है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो रचनाएं पूछेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले साहित्यकार जो है संत सिंगा जी हैं। इनका जन्म हुआ था बड़वानी में। कब हुआ था? 1571 में। इनकी रचनाएं हैं 7 बार 15 तिथि। आप देखो, जिसमें बार आ गया, तिथि आ गया, किसकी रचना हो गई? सिंगा जी की रचना हो गई। दोष बोध, नरद सरद, किसकी रचना है ये? संत सिंगा जी की रचना है। लेकिन अब संत सिंगा जी का हम थोड़ा देख लेते हैं, इनके शिष्य कौन थे? खेमदास थे। और खेमदास की रचनाएं भी देख लेते हैं। परचुरी यानी कि सिंगा जीवन, इन्होंने सिंगा जीवन के ऊपर लिखी रचना है, वो है परचुरी। तो यदि उसमें सिंगा जीवन ऑप्शन में आ जाए तो आप संत सिंगा जी की रचना मत समझिएगा, ये है परचुरी की रचना। ये किसकी रचना है? खेमदास, उनके शिष्य, उनकी रचना। परचुरी लिखा आ जाए, सिंगा जीवन लिखा आ जाए। श्री राम परिहार, इनकी रचना है कहे जन सिंगा। तो सिंगा जी से संबंधित 2 रचनाएं हैं, एक तो परचुरी, एक कहे जन सिंगा। तो परचुरी लिखी है खेमदास ने, जो कि संत सिंगा जी के शिष्य थे, और कहे जन सिंगा लिखी है श्री राम परिहार ने। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जगनिक। जगनिक का जन्म हुआ 1230 में, और जगनिक की रचना देखेंगे हम क्या है? परिमल रासो है, आलाखंड है। आलाखंड है, इसमें टोटल 52 खंड है, और ये विश्व का सबसे बड़ा खंड का भी कहलाता है आलाखंड। ठीक है, और आलाखंड आप जानते हैं कि ये बुंदेलखंड में काफी फेमस है। और इसमें उन्होंने आला और उदल का वर्णन किया है। उनका जो लड़ाई उनकी जो हुई थी उसका वर्णन है आलाखंड में, और ये लोक साहित्य है। इसके बाद हम देखते हैं ईसुरी। ईसुरी ने क्या रचना की है? फाग की रचना की है। ईसुरी ने फाग की रचना की है। इनका जन्म मऊरानीपुर में हुआ है 1898 में। अब ईसुरी से संबंधित 3 रचनाएं हैं। तो यदि ऐसा आ गया कि ईसुरी की फाग, तो ये किसने? आप ये नहीं समझिएगा कि ईसुरी की रचना, किसकी रचना है? कृष्णानंद गुप्त की रचना है। ईसुरी प्रकाश आ गया तो ये किसकी रचना है? पंडित गौरी शंकर द्विवेदी की है। और लोकेन सिंह नागर की है ईसुरी सतसई। यानी कि देखो, ईश्वरी के नाम से, कभी ईश्वरी जो है साहित्यकार, उनके नाम से 3 रचना है। ईश्वरी की फाग, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी सतसई। ये ईश्वरी ने खुद नहीं लिखी है, ये अलग अलग व्यक्तियों ने लिखी है। तो हम देखेंगे, इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। कृष्णानंद गुप्त ने लिखा है ईश्वरी की फाग, पंडित गौरी शंकर द्विवेदी ने लिखा है ईश्वरी प्रकाश, और लोकेन सिंह नागर ने लिखा है ईश्वरी सतसई। ठीक है, और नेक्स्ट है घाघ दुबे, और इनका जन्म होता है कन्नौज में 1753 में। इनको कहते हैं कृषि पंडित। इन्होंने कृषि से संबंधित रचनाएं लिखी है, कहावतें, इस प्रकार का इन्होंने साहित्य लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे प्राचीन साहित्यकार। तो प्राचीन साहित्यकार में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है एमपी में कौन है? कालिदास। कालिदास जी कौन थे? ये विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। इनकी गिनती नवरत्नों में होती थी। इस शुंग काल में भी रहे हैं, अग्निमित्र के दरबार में भी ये रहे हैं। हम इनके अलग अलग नाम लिख लेते हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं। कालिदास को देखो महाकवि बोलते हैं, कवि कुल गुरु बोलते हैं, कविता कामिनी विलास भी उनको बोला जाता है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। इनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। और उसके बाद इनके खंड काव्य हैं, ऋतुसंहारम, मेघदूतम। और इनके 3 नाटक हैं, कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और विक्रमोर्वशी। ठीक है,
अब इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किस रचना के कारण इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है इनकी, इसकी वजह से इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अब आप इसको देखो कैसे याद रख सकते हो। महाकाव्य, अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि खंड काव्य कौन सा है, आपके पास 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो हमें उसमें से देखना है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? देखो महाकाव्य, महाकाव्य का आप पहले देखिए। महाकाव्य में रघुवंश, कुमार संभव, आप देखोगे कि बड़े कुल का जैसा प्रतीत होता है वंश, रघुवंश, कुमार संभव, आप देख रहे हो व्यक्तियों के नाम से जो रचना है, व्यक्तियों के नाम से जो रचना है वो क्या है? महाकाव्य है। आपको पता है कि महाकाव्य का जो नायक है एक उदात्त धीर गुणों वाला व्यक्ति होता है, तो आप देखोगे कि वो पूरे ही काव्य को जो है लीड कर सकता है ना। तो आप उसे समझ जाओगे कि ये क्या है? महाकाव्य है, रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, खंड काव्य, खंड काव्य में क्या है? कोई भी रचना जो है खंडों में रहती है ना। तो देखोगे आप खंड काव्य में इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं? जो प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, जैसे कि ऋतु संहारम हो गया, मेघदूतम हो गया। ठीक है, ऋतु संहारम और मेघदूतम। अब नाटक, नाटक इनके जो कालिदास के जो नाटक है इनमें 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे। आप देखोगे इनके नाटक जो है 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे, जिसमें एक हमारा नायक होगा, एक नायिका है। जैसे देखो मालविका, अग्निमित्रम, है ना, इसमें 2 हो गए, मालविका, अग्निमित्रम। दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा विक्रम उर्वशी। तो इस प्रकार आप नाटक याद रखिए और इसी तरह आप महाकाव्य याद रखिए, इसी तरह आप खंड काव्य याद रखिए। ठीक है, जो कालिदास हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है, आप इसको मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कर लीजिए। नेक्स्ट है कवि भर्तरी। ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई माने जाते हैं। इसमें आपको सबसे इंपोर्टेंट क्या देखना है? देखिए ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के तो भाई थे, लेकिन यदि आया कि इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो इनका समाधि स्थल है सरिस्का में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। इनका समाधि स्थल कहाँ है? सरिस्का। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यदि आ जाएगा कवि भर्तरी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? सरिस्का में है। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाओं को त्रय शतक बोलते हैं। त्रय शतक में इनकी 3 रचना होंगी। देखो आप, त्रय मीन्स 3 हो गया, और 3 रचना है इनकी। कौन कौन सी? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। देखो नीति शतक हो गया, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। आप कैसे याद रखोगे? जैसे श्रृंगार रस होता है, एक वैराग्य रस होता है, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। ठीक है, और इनके और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो आप देख सकते हो महाभाष्य हो गया, त्रिपदी हो गया, वाक्यपदी हो गया, वाक्यपदी कृति हो गया, महाभाष्य दीपिका हो गया, शब्द धातु समीक्षा हो गया, मीमांसा सूत्र वृत्ति हो गया, वेदांत सूत्र वृत्ति हो गया। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट इनकी 3 रचनाएं हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे भवभूति। तो भवभूति के 2 नाम हैं। इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एमपीएससी प्री एग्जाम में अपने में भी ये चीज पूछ चुका है। ठीक है, तो आप देखेंगे भवभूति का क्या नाम है? श्रीकंठ अम्बेक। भवभूति के 2 नाम याद रखने हैं, श्रीकंठ, अम्बेक। इनको क्या कहते हैं? इनको भारत का मिल्टन कहा जाता है। किसको? भवभूति को। तो भवभूति के बारे में हमें 3 चीज याद रखना है, श्रीकंठ, अम्बेक और भारत का मिल्टन। किसको कहते हैं? भवभूति को कहते हैं। ये किसके दरबारी कवि थे? ये यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ये कन्नौज में रहते थे। कहाँ रहते थे? कन्नौज में रहते थे। आप देखेंगे तो जो हमारे प्राचीन साहित्यकार हैं ये किसी न किसी के दरबारी कवि हैं। यदि आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्राचीन साहित्यकारों की विशेषताएं हैं। उनमें एक इम्पोर्टेंट विशेषता ये भी होती थी कि ये मोस्टली दरबारी कवि होते थे। ये राजाओं से संबंधित रचनाएं करते थे। आपको ये चीज मालूम होगी। ठीक है, तो ज्यादातर ये कवि जो है किसी न किसी के दरबारी कवि हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें ये बताऊंगी कि कौन किसके दरबार में था। तो भभूति के रचनाएं देख लेते हैं। मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरित मानस। सबसे इंपोर्टेंट इनकी रचना है उत्तर रामचरित मानस। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद करिए। बाकी के मालती माधव, महावीर चरितम ये भी इंपोर्टेंट है, लेकिन उत्तर रामचरित मानस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद करिए। ये कैसा नाटक है? इनका दुखांत नाटक है। ये कैसी रचना है इनकी? दुखांत रचना है, जिसका जो अंत है दुख के साथ होता है, यानी कि अंत में इनकी इस रचना में क्या है? दुख आता है, यानी कि सुखांत नाटक नहीं है, दुखांत है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट किसके दरबार में थे? ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। किसके दरबार में थे बाणभट्ट? हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है, और इनकी रचना हम लिखते हैं। एक तो है इनकी रचना हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक
पार्वती परिणय, ठीक है। और इनकी जो कादम्बरी रचना है इसको विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो इनकी रचना है हर्षचरित और चंडी शतक है, ठीक है। पार्वती परिणय भी देख ली, कादम्बरी देख लीजिए, मुकुट ताजी तक देख लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा कवि किसके दरबार में था। कालिदास जी जो थे वो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, और ये शुंग काल में भी थे, शुंगों के दरबार में भी थे। किसके में? अग्निमित्र के दरबार में थे। आप इनकी रचना याद कीजिए, मालविका, अग्निमित्र, ठीक है। मालविका, अग्निमित्र इन्होंने किसके दरबार में लिखी? अग्निमित्र के दरबार में लिखी थी। भर्तरी, भर्तरी के नाम देखे थे हमने, अम्बेक, श्रीकंठ, मिल्टन, ये कौन थे? विक्रमादित्य के भाई थे, उज्जैन के राजा के, तो ये उज्जैन में ही रहे होंगे। भभूति जो है किसके दरबार में थे? यशोवर्मन के यशोवर्मन के दरबार में थे। यशोवर्मन कहाँ के वो थे? शासक कन्नौज के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। अब हम देखेंगे मध्यकालीन साहित्यकार। तो मध्यकालीन साहित्यकार में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है आचार्य केशव जी का। ये रीतिकालीन कवि है, आपको ये तो मालूम ही होगा। हम इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनकी रचनाओं को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो मुक्तक काव्य, एक प्रबंध काव्य। आपको पता होगा कि मुक्तक काव्य क्या होता है, जो कि जो अपनी पहले की जो पंक्तियां हैं या पहले के उसके जो छंद है उनसे मुक्त रहता है। प्रबंध में क्या होता है कि एक पैरा जो है दूसरे से संबंधित रहता है, ठीक है। इनके मुक्तक का भी हम लिखेंगे, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। प्रिया प्रिया आएगा इनकी में, आप ये ध्यान रखिएगा, रसिक रसिक प्रिया, कवि प्रिया। और प्रबंध काव्य में है इनका रामचंद्र का वीर सिंह देव चरित। यदि ऐसा आ गया कि आप बताइए कि प्रबंध कौन है, मुक्त कौन है, तो आप समझ सकते हो कि देखो, रामचंद्र का में एक पूरा वर्णन होगा जो कि घटनाओं पे एक दूसरे से संबंधित होगा, इसमें घटनाओं का एक क्रम होगा। वीर सिंह देव चरित, चरित मतलब किसी के जीवन के ऊपर आपने कुछ भी लिखा तो भाई उसमें सारी चीजें आप सीक्वेंस में लिखोगे, तो इसे आप समझ सकते हो कि क्या हो गया, प्रबंध हो गया। यानी एक अच्छे प्रबंध तरीके से इसको इन्होंने रचा है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। इनकी अन्य रचना है विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जैस चंद्रिका, और नक्सिक वर्णन, और राम अलंकृत मंजरी। अगले हैं भूषण। इनका जो मूल नाम है वो क्या है? घनश्याम। अब भूषण की जो रचना है वो ज्यादातर आपको याद रखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक तो इनकी रचना इन्हीं के नाम से है, जैसे शिवराज भूषण, शिवा वावली, छत्रसाल दशक। ये छत्रसाल दशक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा। भूषण उल्लास, भूषण दूषण एक जैसा लग रहा है ना, तो भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, आप ध्यान रखिएगा किसकी रचना है? भूषण की, घनश्याम की। भूषण हजारा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पद्माकर। तो पद्माकर की आप रचनाएं देख लीजिए। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ये बहुत इंपोर्टेंट रचना है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, जय सिंह बिरुदावली, हितोपदेश, यानी कि दोनों बिरुदावली जहां आगे किसकी रचना हो गई? पद्माकर की हो गई। हितोपदेश आ गया। आलीजा प्रकाश, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आलीजा प्रकाश। गंगा लहरी, राग रसायन, ठीक है। ये किसकी रचना हो गई? पद्माकर के। हम कौन देख रहे हैं? मध्यकालीन साहित्यकार देख रहे हैं। अब हम एक बार इनके नाम देख लेते हैं और हम देखते हैं कि कौन किसके दरबार में था। तो सबसे पहले हम देखेंगे केशव। केशव को क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, और ये प्रथम रीतिकालीन कवि हैं। ये किनके दरबार में थे? ये राजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे, ठीक है। दूसरे हैं भूषण, इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम था। तीसरा कौन? पद्माकर, इनका मूल नाम था प्यारेलाल। इनका नाम भी बहुत इंपोर्टेंट है, क्या नाम था पद्माकर का? प्यारेलाल। पी से पद्माकर, पी से प्यारेलाल। पद्माकर सबके प्यारे थे, ठीक है। ये कहाँ रहे? ये सतारा में रहे, ये जयपुर में रहे, ये ग्वालियर में रहे। कालिदास जो थे इनको क्या कहते हैं? महाकवि कहते हैं, और शेक्सपियर कहते हैं, भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहे, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के दरबार में रहे, अग्निमित्र के दरबार में भी रहे ये। भभूति, इनको अम्बेक बोलते हैं, श्रीकंठ बोलते हैं। ये यशोवर्मन के दरबार में रहे, मैंने आपको पिछले इसमें बताया था। यशोवर्मन कहाँ थे? कन्नौज में थे, कन्नौज के शासक थे। भर्तहरि उज्जैन में रहे। आपने उज्जैन में भर्तहरि की गुफाएं सुना होगा, देखी भी होंगी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, भर्तहरि उज्जैन में रहे। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में थे। जगनेक जो है परिमल देव के दरबार में थे। और घाघ को हम क्या कहते हैं? कृषि पंडित कहते हैं।